ये 1960 का दशक था और इलाका कश्मीर, ठीक ठीक कहें तो कश्मीर का शिकारगढ़ कस्बा। छोटा सा कस्बा है, आमतौर से लोगों की निगाह में नहीं आता है, मगर कश्मीर के इसी गुमनाम कस्बे में 1960 की गर्मियों की छुट्टियां बिता रही थीं देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री इंदिरा गांधी। एक आम सी सुबह थी और इंदिरा एक पत्थर पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। खुशनुमा माहौल था। देवदार के घने जंगलों से आती हुई बर्फीली हवाएं इंदिरा को सिहरा सी रही थीं कि अचानक इंदिरा के कानों में एक आहट सी आई। आहिस्ता आहिस्ता वो आहट और तेज होती गई और घोड़ों की टापों में बदल गई। इंदिरा ने सर उठाकर देखा तो एक श्वेत अश्व पे सवार, श्वेत वस्त्र धारण किए, बिखरी जुल्फों वाला एक ऋषि सरीखा युवक खड़ा हुआ नजर आया। अचानक गरजती हुई आवाज में उस युवक ने इंदिरा से सवाल दागा, आपका नाम इंदिरा गांधी है? इंदिरा कुछ बोलती इससे पहले इस अराजक से दिखने वाले युवक को इंदिरा के पास आता हुआ देख इंदिरा के सुरक्षाकर्मी उस युवक की ओर लपके कि इंदिरा ने उन युवकों को रुकने का इशारा किया और खुद खड़ी होकर उस युवक से बात करने के लिए उसके पास जा पहुंची। और इसके बाद वो युवक इंदिरा को अपने साथ लेकर चला गया। कहाँ गया और क्या करने गया ये बताएंगे आपको, मगर उससे पहले तनिक ये जान लीजिए कि ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाला ऋषि सरीखा युवक था कौन और अचानक से वहां इंदिरा के सामने इंदिरा को ही ढूंढने क्यों आया था। तो बिहार के मधुबनी जिले के बैसठा गांव से शुरू होती है यह दास्तान, जहां 12 जुलाई 1923 के रोज जन्म होता है एक बालक का। नाम था धीरेन्द्र चौधरी। पूरा गांव आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार था, तो धीरेन्द्र का घर उनमें अपवाद नहीं था। यानी धीरेन्द्र का परिवार भी बेहद कमजोर आर्थिक तबके से आता था, इसीलिए धीरेन्द्र का बचपन भी बेहद अर्थाभाव के दौर से गुजरा। मगर 13 बरस का धीरेन्द्र महर्षि कार्तिकेय के आश्रम में दाखिला ले लेता है। महर्षि कार्तिकेय जो काशी के गुरुकुल के छात्रों को योग पद्धति के संस्कार सिखाया करते थे और भारत के प्रतिष्ठित योगियों में उनकी गिनती होती थी। महर्षि कार्तिकेय के आश्रम में प्रवेश लेने के पश्चात महर्षि कार्तिकेय से ही काशी के गंगा तट पर बैठकर प्रातःकाल योग शास्त्र की दीक्षा लेते धीरेन्द्र को काशी के घाट पर आता जाता कोई भी देखता तो उसके बलिष्ठ गौरवर्ण के शरीर से आकर्षित हुए बगैर रह ही नहीं सकता था। धीरेन्द्र योग शास्त्र की दीक्षा को भारत के सबसे प्रतिष्ठित लोगों को सिखाना चाहते थे, मगर इसके लिए आवश्यक थी ख्याति, जिस ख्याति को अर्जित करने के लिए धीरेन्द्र ने तय किया कि वो अपने योगाश्रम खोलेंगे। और इस कतार में सबसे पहला योगाश्रम खोला जम्मू के मनतलई इलाके में, जो श्रीनगर से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित हैं। ये वही दौर था जब देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी अस्वस्थता से परेशान होकर कश्मीर प्रवास पर आ रहे थे। उड़ते उड़ते ये खबर मनतलई के आश्रम का संचालन करते धीरेन्द्र के कानों में भी गई। बस धीरेन्द्र के मानस में एक नया विचार कौंधा, जिस विचार के चलते धीरेन्द्र ने आश्रम के पास बांधे हुए अपने अश्व की सवारी की और सीधा देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जा पहुंचे। नेहरू मुस्कुराए, लड़के से मुखातिब हुए तो लड़के ने आत्मविश्वास से भरे हुए लहजे में नेहरू को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी आप मुझसे योग सीखिए, मैं योग पद्धति के जरिए आपके शरीर के समस्त विकारों को दूर कर दूंगा। नेहरू को लगा नया नया लड़का है, योग सिखाएगा, और नेहरू चूंकि भारतीय संस्कृति के प्राचीन इतिहास से परिचित थे, इसीलिए योग शास्त्र की महिमा और महत्व दोनों को समझते थे। तो नेहरू ने उस लड़के को झट से हाँ कह दी और एक आम सा लड़का देश के प्रधानमंत्री को योग सिखाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता नेहरू को धीरेन्द्र के सिखाए गए आसनों से जबरदस्त लाभ होने लगा। इसी बीच प्रधानमंत्री की सुपुत्री इंदिरा गांधी की तबीयत ज्यादा खराब हुई, जिसके चलते इंदिरा ने भी कश्मीर प्रवास का इरादा बनाया और कश्मीर में जाकर अपना वक्त गुजारने लगी। इसी दौर की वो घटना है जिस घटना से हमने अपना आज का यह सत्र प्रारंभ किया था। असल में घोड़े पर सवार वो युवक धीरेन्द्र ही था जिसे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
इंदिरा को योग सिखाने के लिए कश्मीर भेजा था। धीरेंद्र हर रोज सुबह सुबह इंदिरा को योग सिखाने लगता है कि देश के इतने बड़े बड़े नेताओं के सीधे संपर्क में आने की वजह से अफसरशाही में धीरेंद्र की हनक बढ़ने लगी थी। धीरेंद्र का कोई भी काम होता, कोई भी फाइल होती, वो दिल्ली सचिवालय से बगैर दस्तखत हुए वापस नहीं आ सकती थी। 1960 आते आते ही धीरेंद्र की दिल्ली के सियासी दरबारों में वो हैसियत हो चली थी कि धीरेंद्र को गोल डाकखाना के पास 1.5 एकड़ की जमीन महज 50,000 रुपयों में मिल गई। गोल डाकखाना के पास 1.5 एकड़ की जमीन महज 50,000 रुपए में धीरेंद्र को बगैर सत्ता के प्रभाव के तो मिल नहीं सकती थी। मगर सत्ता का ये प्रभाव अब धीरेंद्र के साथ मानो धीरेंद्र के उसी हैंडबैग की तरह हो चला था, जो हैंडबैग किसी को भी एक झलक में लेडीज बैग लग सकता था, मगर धीरेंद्र ना जाने क्यों इस बैग को हमेशा अपनी तर्जनी उंगली में फंसाए हुए नजर आया करते थे। ये वो दौर हुआ करता था जब गांधी परिवार के भीतर धीरेंद्र किसी पारिवारिक सदस्य की तरह रहा करते थे, तो सलाहें भी मात्र राजनीतिक ना होकर पारिवारिक हुआ करती थी। धीरेंद्र को तंत्र मंत्र और ज्योतिष पर इतना प्रगाढ़ विश्वास था कि इस विश्वास का जिक्र इंदिरा ने अपनी अमेरिकी मित्र डॉरथी नॉर्मन को लिखे गए उस निजी पत्र में भी किया था। इंदिरा ने उस पत्र में लिखा था, उस योगी का शरीर तो इतना सुडौल है कि उससे आकर्षित हुए बगैर कोई रह ही नहीं सकता है, मगर उसका जहन इतना अंधविश्वासी है कि उसके साथ रहना अपने आप में एक सजा की तरह है। मगर आहिस्ता 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 धीरेंद्र के साथ रहते रहते, धीरेंद्र की बातें सुनते सुनते इंदिरा का मानस भी 1973-74 आते आते इस कदर बदल चुका था कि अब इंदिरा भी धीरेंद्र के साथ ज्योतिष और तंत्र मंत्र के तमाम कर्मकांडों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी थी। इस दौरान दिल्ली के सियासी हलकानों में कई ऐसे वाकये घटे जो वाकये आपको हैरत में डाल देंगे। जैसे तत्कालीन सीबीआई के संयुक्त निदेशक ने अपनी आत्मकथा के भीतर एक वाकये का जिक्र करते हुए लिखा कि एक दोपहर वो अपने दफ्तर में फाइलें निपटा रहे थे कि अचानक धीरेंद्र ब्रह्मचारी उनके दफ्तर में आ धमके और उनसे बोले कि आप अपने जासूसों और अधिकारियों की पूरी फौज दिल्ली के शमशान घाटों में दौड़ा दीजिए। सीबीआई के निदेशक को लगा शमशान घाट में सीबीआई के अधिकारी क्या करेंगे। उन्होंने धीरेंद्र से तपाक से पूछा, कोई विशेष प्रयोजन? धीरेंद्र ने सीबीआई के संयुक्त निदेशक के कान में कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली के किसी शमशान घाट में प्रधानमंत्री इंदिरा और उनके सुपुत्र संजय के खिलाफ एक मारण तंत्र अनुष्ठान किया जा रहा है। उस अनुष्ठान को रोकना बेहद आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब सीबीआई के अधिकारी दिल्ली के शमशान घाटों का चक्कर काट रहे हैं ये जानने के लिए कि कहीं कोई मारण तंत्र अनुष्ठान तो नहीं हो रहा है। तो ये गंभीरता का आलम हुआ करता था इंदिरा सरकार के भीतर तांत्रिक अनुष्ठानों को दी जाने वाली वरीयता में। इंदिरा की पसंद कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के दिग्गज राजनेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को तो इसी वजह से अपने पद से हाथ धोना पड़ गया था कि वो एक तांत्रिक के घर जाकर उसके जरिए कुछ अनुष्ठान करा रहे थे और इस बाबत जानकारी धीरेंद्र ब्रह्मचारी को लग गई। धीरेंद्र ने इंदिरा के कान में ये बात अच्छी तरह से पैबस्त करा दी कि हेमवती नंदन संजय को नापसंद करते हैं, तो वो संजय के खिलाफ कोई मारण अनुष्ठान कर रहे हैं। जिसके बाद सीबीआई के अधिकारियों की यूपी पुलिस के आला अफसरों की तैनाती लखनऊ के इर्द गिर्द के इलाके में कर दी गई और जब कुछ नहीं मिला तो लखनऊ के पास से एक तांत्रिक को गिरफ्तार कर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंदिरा के सामने ले जाकर ये कहा कि यही हेमवती नंदन बहुगुणा के संपर्क में थे, तो यही बहुगुणा साहब के लिए कोई तांत्रिक अनुष्ठान कर रहे होंगे। बाद में बहुगुणा ने बताया कि वो ज्योतिषी था ही नहीं, वो तो वैद्य था, हम उससे अपने पेट का इलाज करा रहे थे। जनता पार्टी की सरकार के दौरान कहीं से इंदिरा को यह जानकारी मिल गई कि कोई संजय के खिलाफ मारण अनुष्ठान कर रहा है, तो धीरेंद्र ने इंदिरा को उपाय बताया कि झांसी के काली मंदिर में लख शतचंडी महायज्ञ का आयोजन कराइए, जिसमें 1 करोड़ श्लोकों से संजय का तांत्रिक कवच तैयार किया जाएगा और देश की प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री इंदिरा गांधी बिल्कुल उसी तरह झांसी के काली मंदिर में संजय की सुरक्षा के लिए लख शतचंडी महायज्ञ का पाठ कराती हैं। यही नहीं, जब बात उनकी अपनी खुद की पार्टी बनाने की आई तो उसके चुनाव चिन्ह को लेकर भी इंदिरा किसी सियासी पंडित के पास नहीं गई या किसी जन नेता के पास नहीं गई। इंदिरा कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य
चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती की शरण में चली गईं कि आप बताइए हम अपनी पार्टी के लिए कौन सा निशान रखें। और उन्हीं के कहे अनुसार इंदिरा ने ये कांग्रेस का पंजा चुनाव निशान रखा है। इंदिरा के जहन में तंत्र का ऐसा खौफ भर दिया था धीरेंद्र ने कि उस खौफ से बचने के लिए भी इंदिरा आए दिन धीरेंद्र की सलाहें लिया करती थी और धीरेंद्र का सियासी रसूख इससे लगातार बढ़ता जा रहा था। बढ़ती धीरेंद्र की दौलत भी जा रही थी, इतनी कि उसकी रफ्तार को एक ही संज्ञा दी जा सकती है, बेलगाम। यानी अभी 10 बरस पहले 2 कमरों के एक फ्लैट में अपना योगा सेंटर चलाने वाला एक योगी आज इस देश में इतना ताकतवर हो चुका था कि उसके 4-4 हजारों करोड़ की संपत्ति वाले आश्रम तैयार हो चुके थे। यही नहीं, धीरेंद्र की दौलत में धीरेंद्र का व्यक्तिगत हवाई बेड़ा भी शामिल था, जिसमें 4 सीटर सेस्ना के 4 विमान, 19 सीटर डॉर्निया के विमान, मॉले 5 जैसे अत्याधुनिक तकनीकों से लैस विमान, 4 सीटर हेलीकॉप्टर्स की तो गिनती ही नहीं थी। जितने हेलीकॉप्टर्स के बेड़ों के सहारे धीरेंद्र ना सिर्फ खुद चला करते थे बल्कि अक्सर इंदिरा के संसदीय क्षेत्र का दौरा भी किया करते थे। वास्तव में धीरेंद्र की असल ताकत का खुलासा 1977 में शाह कमीशन की नियुक्ति के बाद हुआ। इन 2 बरस के दौरान शाह कमीशन ने धीरेंद्र पर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए, मगर गांधी परिवार के सबसे संकटकालीन दौर में धीरेंद्र इंदिरा और संजय के कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ थामकर पूरी शिद्दत के साथ गांधी परिवार के साथ खड़े रहे। और इसका इनाम भी धीरेंद्र को तब मिला जब बरस 1980 में इंदिरा सत्ता में वापस लौटी और इसके साथ ही धीरेंद्र का हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस भी बहाल कर दिया गया। और इसी के साथ कस्टम विभाग की तरफ से धीरेंद्र को मंजूरी भी मिल गई धीरेंद्र के सबसे बड़े खिलौने को विदेश से मंगाने की। ये एक लाल रंग की चिड़िया थी जो पूरी दुनिया में अपनी रफ्तार के लिए विख्यात थी। ये पेट्स 2A विमान थे जिन्हें खास तौर से हवाई करतबों के लिए ही तैयार किया गया था। संजय हवाई करतब दिखाने में उस्ताद थे और कई दफा धीरेंद्र के साथ उनके 4 सीटर सेस्ना विमान में ही ऐसी कलाबाजियां दिखाते थे कि इंदिरा कई दफा धीरेंद्र को पहले समझा चुकी थी कि संजय को समझा लीजिए, ज्यादा विमान ना उड़ाए, ये संजय के लिए खतरनाक होगा। और इंदिरा की यह आशंका सत्य सिद्ध हुई 23 जून 1980 की सुबह, जब दिल्ली के आसमान में पेट्स 2A विमान उड़ाते संजय लगातार 3 सर्कुलर लूप बनाते हुए अचानक अशोका होटल के पीछे विमान पर अपना नियंत्रण खोते हैं और चंद सेकंडों के भीतर संजय को अपने साथ उड़ाता हुआ यही पेट्स 2A विमान 180 डिग्री का गोता लगाता हुआ सीधा जमीन से जा टकराता है। जोरदार धमाका होता है और संजय गांधी की असामयिक मृत्यु की खबर सुनते ही इंदिरा अपने आवाज से भागी भागी विस्फोट की जगह पर पहुंचती हैं तो धीरेंद्र की आंखों में आंखें डाले मानो यही कह रही थी, इसीलिए मना कर रही थी पेट्स 2A विमान मंगाने के लिए, मगर तुमने मेरा बेटा मरवा दिया। इंदिरा मौन थी, मगर इंदिरा की आंखों से छलकते हुए आंसू धीरेंद्र से सवाल कर रहे थे, जिन सवालों का धीरेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। माना संजय की मौत के बाद इंदिरा और धीरेंद्र के रिश्तों में कुछ खटास जरूर आई थी, मगर अभी भी दिल्ली के सियासी दरबार में धीरेंद्र की तूती बोलती थी। मगर आहिस्ता 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 ज्यों-ज्यों देश के सियासी क्षितिज पे राजीव का सूर्योदय हुआ, त्यों-त्यों धीरेंद्र का सियासी सूरज अस्त की ओर बढ़ने लगा। और इसकी पहली झलक देश को तब मिली जब दूरदर्शन पर आने वाला धीरेंद्र ब्रह्मचारी का मशहूर कार्यक्रम योगा अभ्यास अचानक से दूरदर्शन की स्क्रीन पर आना बंद कर देता है। मगर यहां तक तो फिर भी कुशल था। धीरेंद्र को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देश के प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय के कपाट धीरेंद्र के लिए बंद हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजीव व्यक्तिगत रूप से धीरेंद्र को कतई नहीं पसंद करते थे, इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता अब धीरेंद्र का गांधी परिवार के भीतर आना जाना भी कम हो गया और गांधी परिवार के भीतर लगातार घटते वर्चस्व की वजह से ही सियासी दरबार में भी धीरेंद्र की ताकत आहिस्ता 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 कम होती जा रही थी। इसीलिए धीरेंद्र अब अपना ज्यादातर वक्त अपने जम्मू वाले मनतलई आश्रम में बिताया करते थे। मगर जब इंदिरा गांधी की हत्या की खबर धीरेंद्र ने सुनी तो धीरेंद्र भी वापस दिल्ली आए। इंदिरा के शव के पास उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चबूतरे पर चढ़े ही थे
कि राजीव ने अपने सहायकों को इशारा कर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को उस चबूतरे से उतार इंदिरा के शव से इतना दूर कर दिया कि धीरेन्द्र दोबारा इंदिरा के शव के करीब तलक नहीं जा सके। यकीन कर सकते हैं आप, वो योगाचार्य जो एक समय इंदिरा के सबसे करीबियों में से एक गिना जाता था, जिसके बगैर इंदिरा एक फैसला नहीं लेती थी, जिसकी सलाह पर सूबों के मुख्यमंत्रियों की शपथ और इस्तीफे दोनों हुआ करते थे, आज वही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी इतना कमजोर हो चुका था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चरणों में 2 पुष्प भी ना अर्पित कर सका। यह सियासत का सत्य है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं होता है, न पद, न धन, न यश। यही वो दिन था जिस दिन के बाद दिल्ली के सियासी दरबार ने धीरेन्द्र की सूरत तलक नहीं देखी थी, क्योंकि अब धीरेन्द्र जम्मू के मनतलई आश्रम में ही अपनी योग दीक्षा का कार्यक्रम चलाया करते थे। एकड़ों में फैले अपने इसी आश्रम का निरीक्षण करने के दौरान बरस 1994 में 4 सीटर सेस्ना विमान पर नियंत्रण खोने की वजह से ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी 1994 में विमान दुर्घटना में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इसी तरह एक योगी की कहानी बरस 1924 में बिहार के मधुबनी से शुरू हो दिल्ली के सियासी दरबारों में चक्कर काटते हुए कश्मीर के देवदार के पेड़ों में जाकर फंस गई। उम्मीद करता हूँ ये दास्तान आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे ऐसी ही अनसुनी और अनकही सियासी कहानियां अनवरत रूप से आप तक लगातार पहुंचती रहें।